तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो कोवलेंट रिएक्शंस होती है, ये जो रिएक्शन होगी ये स्लो होती है। उसमें था कि रिएक्शन फास्ट होगी, यहाँ पे रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल की जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है, स्लो होती है, इसलिए इसकी रिएक्शन स्लो होती है। जबकि आयनिक में क्या था, फास्ट था। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड का हो गया। ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जो आपने शीट में भेजा था, हाँ, उसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया था जो नहीं है। तो उसमें ऑप्शन है, ये क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ। ऑप्शन है नॉट डिफाइनाइट ज्योमेट्री, हम्म, insoluble in polar solvent, हम्म। small difference in electronegativity between the combining atoms, हाँ। तो, and low melting point. तो देखो, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। इसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री। हर एक Okay, sir. कंपाउंड का ज्योमेट्री फिक्स होती है। जैसे मैंने कहा CH4, तो ये टेट्राहेड्रल होता है, तो ये फिक्स है। ठीक सर है। आयोनिक की भी फिक्स होती है या उसकी नहीं, आयनिक की नहीं होती ये इनडेफिनाइट ज्योमेट्री। होती है? हाँ, आयनिक की ओके डिफाइन सर। नहीं होती है, लेकिन कोवलेंट की सब डिफाइंड होती है। ओके सर। ठीक। तो अब यस इसमें सर। देखो, अब इसके बाद इसमें मेन मेन टॉपिक हैं, जैसे VSEPR थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और यस। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। और फोर्थ है इसमें MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। और बॉन्ड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन ये याद करोगे आप तभी जाके आपको ये आएगा, क्योंकि विदाउट लर्निंग नहीं ओके आता सर। ये। तो रिपीटिशन आपको याद करना पड़ेगा कंटिन्यू। ठीक है। तो मैं ओके स्टार्ट सर। कर देता हूँ पहले VSEPR थ्योरी। यस। इसका मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इस तरीके से एडजस्ट होता है, इस तरीके से लग जाता है कि वो फील करता है मिनिमम रिपल्सन, फील करता है जो रिपल्सन होगा उसके बीच में मिनिमम होगा, मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाता है। ठीक है, ये है आपका VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे A है, इसमें एक लोन पेयर यहाँ पे है, तो इसको रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दूसरा लोन पेयर ठीक उसके बगल में चला जाएगा, ये 180 का एंगल बना के। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा, तो ये शेप उसका लीनियर हो जाएगा। तो कहता है जो शेप डिसाइड करते हो इस वजह से ये शेप डिसाइड होता है कि जो लोन पेयर लगा हुआ है वो इस तरीके से लगे कि रिपल्सन मिनिमम हो जाए। सर बट इनमें रिपल्शन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ना, माइनस माइनस चार्ज रिपेल नहीं करेगा एक दूसरे से। यस सर। ओके। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जैसे सर पहले जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम रिपल्शन होगा? उतना ज्यादा रिपल्सन होगा ना। लोन पेयर रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे। यस सर। तो ये ओके कहता है सर। पहली चीज कि अगर कोई भी कंपाउंड है जो डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक मतलब दो है, जैसे AB, जैसे मैंने लिखा ClF या XE, कोई भी दो कंपाउंड लिख दिए मैंने, या तो इसका शेप हर हमेशा लीनियर होगा, ये फिक्स है। अगर टू कंपाउंड है तो इसका शेप फिक्स है कि लीनियर ही होगा। सेकेंड वो कहता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, अब सेंट्रल एटम पहचानना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बड़ा साइज होगा। तो जो सेंट्रल एटम होता है इसके पास अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर बोलते हैं, इसे रेगुलर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर। अगर जो सेंट्रल एटम है
इसके पास लोन पेयर भी होता है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो इसमें रिपल्सन होगा तो लोन पेयर रिपेल करेगा, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसमें जो यस सर। स्ट्रेंथ होती है लोन पेयर की सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो ये लोन पेयर होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यही डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में उसका शेप क्या होना चाहिए। जो शेप को डिसाइड करते हैं वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही करते हैं। ठीक है, तो ये इसके पोस्टुलेट हो गए। अब मेन चीज अब आती है जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेस पे है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में लेके, बोर्ड में लेके, हर एक में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके सर। तो देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा Yes. टोटल हो गए 2, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाता है, लीनियर हो जाएगा उसमें। हाँ ये तो फिक्स है, लीनियर। यस सर। अब 3 के पास दो पॉसिबिलिटी है, 3 में 3 बॉन्ड पेयर, सॉरी 0 लोन पेयर तो इसका शेप बन जाता है, सर ट्रायंगल हाँ प्लेनर। प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें यस सर। एंगल होता है 180 का, इसमें हो जाता है 120 का। 109। ये 720 ओके। ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद एक और ऑप्शन है 2-1, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सर टी शेप होती है इसमें नहीं, या बैंड, बेंड? बैंड शेप है, वी शेप्ड, वी। ओके सर, हाँ वी शेप और बेंड। हाँ वी और बैंड शेप। ठीक है, तो ये आपको यस याद सर। रखना पड़ेगा। अब जो भी इस कंडीशन में आएगा उसका शेप ये हो जाएगा, फिक्स है। ठीक, अब यस सर। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर 4 हो गए, तो कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, उसका शेप क्या होगा। तो 4-0, 40। तो 4-0 के लिए हो जाता है टेट्राहेड्रल, सर ये टेट्राहेड्रल। यस और सर। इसका एंगल क्या हो जाएगा, 104 पॉइंट 1, 109.28। हाँ यस सर। ठीक है। अब इसके बाद है टेट्राहेड्रल के बाद, अब अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया, फिर क्या होगा, सर 1 लोन, ट्रायंगुलर पिरामिडल। हाँ पिरामिडल हो जाएगा। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, पिरामिडल वाला। ठीक है, ये क्लास 11-12 दोनों में, अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा तो, सर इसमें हो जाएगा बेंड। हाँ इसका बैंड, यहाँ पे 1 लोन और सर पेयर 2 इसका लोन, एंगल होता है 104.28 मिनट्स। हाँ वो आपका अगर वाटर होगा तब, वाटर, अगर ये वाटर हो गया, क्योंकि वाटर में यही होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, तो इसका हो जाएगा यस। 104.5 डिग्री। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो भी इस कंडीशन में आएगा उसका शेप फिक्स है, इसको भी कहते हैं वी शेप या बैंड शेप। 4 के बाद है 5, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर, अगर 5-0 हो गया, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री पहले तो ये सर ट्राइगोनल है, बाय पिरामिडल। हाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाय पिरामिडल। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, ये हर एक कॉम्पिटिशन में आता है, बाई पिरामिडल। अगर 4-1 हो गया, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाता है सीसॉ, इस तरीके से, इसे कहते हैं सीसॉ। ओके सर। अगर 3-2 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो सर इसका इसके लिए टी शेप होती है इसकी। टी शेप हो जाएगा, 1 2 एंड 3, इसे कहते हैं टी शेप। और अगर 2-3 हो गया, टोटल 5 है
और 2 3 हो गया, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। तो इसका शेप हो जाता है लीनियर, लीनियर यानी एंगल 180 डिग्री। ठीक है। Okay. Yes, sir. और आपके उसमें लास्ट है 6, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 हो गए तो इसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गए 6, लोन पेयर हो गया 0। तो इसके लिए आ जाता है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 एंड 4, एक ऊपर एक नीचे बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद अगर 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर दिख ही रहा है आपको, 1 2 3 4, ये तो हो गया स्क्वायर, एक ऊपर पिरामिडल और यहाँ Pyramid, yes. लोन, यानी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो गए 2 लोन पेयर हो गए, तो ये कैसे चला जाएगा 1 2 3 एंड 4, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो स्ट्रक्चर आएगा आपके पास। तो स्ट्रक्चर कैसे Okay. करना है, क्या होना चाहिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हो चाहे वैसा हो, दोनों में आएगा ही School आएगा। level. हाँ, ठीक है। तो पहला ये चीज हो गया आपके Yes. पास। और इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका शेप क्या होगा, जैसे शेप बताओ और यहाँ पे लिख दिया उसने XeF4, XeF2, XeO2F2 या ClF3, ClF5 या I3 माइनस, ठीक है, या CH4, H2O, NH3 या NF3, CO2 या SO3, ऐसे कुछ भी दे सकता हो। वो बोलेगा बताओ इसमें से इसका शेप बताओ, ये NH2 माइनस, ठीक है, ये ओजोन का दे देगा। इसे लिख लो, इसमें से अगर कोई नहीं आता तो मुझे पूछो अभी कि कौन कौन से आपको नहीं आ रहे, ये कैसे करना है इसको। पहले इसके नेम लिखो और इसके बाद फिर इसमें ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो कैसे पता चलेगा हमें किसका शेप कैसे डिसाइड होगा, जैसे SF के साथ भी आता है, SF, SF4, SF6, ठीक है। तो यहां तक इसको देखो एक बार, और इसमें से जो नहीं आ रहा उससे मुझे पूछो। Okay, sir. हाँ, देखना जरा। सर इसमें XeO2F2 कैसे करेंगे? जो भी ऑक्सीजन होगा हायर वाले के साथ वो डबल बॉन्ड ही बनाता है। हटाऊं अब इसे मैं, लिख लिया, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब जैसे मैंने कहा Xe है, तो Xe जिनोन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। Yes, sir. ठीक है, 8 होंगे. अब ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6, Yes, sir. 2 2 lone pair हो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. गए। 2 लोन पेयर नहीं, 1 लोन पेयर, Okay, sir. 2 electrons, 1 lone pair. ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितने होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से 1 मान लेते हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है,
So square planar. स्क्वायर, इसका बनता है सीसो। तो 4 1 होगा सर शीशो। हाँ, तो ये सीसो ऐसे बन जाएगा, ये लोन पेयर। बस तो ये याद रखना है किसके लिए कौन सा बनेगा। जनरली जो जिनॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ हर हमेशा डबल बॉन्ड बनाएंगे, हर हमेशा। ठीक है, लेकिन Okay, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, से एक ही माना जाता है इसमें। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको वन ही मानेंगे, वन बॉन्ड पेयर। और कोई इसमें? सर I3- वाला। I3 माइनस का मतलब एक I यहाँ पे ले लो, I2 ले लो माइनस का, क्योंकि एक तो सेंटर में होगा। अब आयोडीन Yes, sir. होता है, आयोडीन 17 ग्रुप का मेंबर है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, और माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आयोडीन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे आयोडीन के साथ। ठीक है, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए, इसके साथ एक इसके साथ बॉन्ड बन गया, एक इसके साथ बन गया, तो 6 Yes. और 6 इसके अराउंड में दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने लोन पेयर हो गए? 6. सर 3 लोन पेयर हो गए। और 2 बॉन्ड पेयर। यानी 3 लोन पेयर और yes 2 sir. बॉन्ड पेयर कैसा होगा? लीनियर। Yes sir, linear. ठीक है, एक यहाँ, दूसरा और तीसरा, बस। और इसके ऊपर यहाँ माइनस चार्ज। तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। ऐसे डिसाइड करना है इसको। और इसमें से देखो, सर XeF2। देखो XE यानी जिनॉन डाइफ्लोराइड। Yes. जिनॉन का भी हमने कहा था 8 8 हो वैलेंस जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें। होता है, और जो फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके Yes गए, sir. तो 6 इलेक्ट्रॉन सर बच 6 गए। हो जाएंगे। इसके पास भी वही हो गया 3 सेम। लोन पेयर। हाँ, 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, यानी लीनियर। 2 बॉन्ड पेयर। Linear, okay sir. 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, तो लीनियर। और सर NH2-। देखो N है, H2 माइनस, तो इसमें सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के Yes. पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। हाँ, 7 +1। टोटल, 5 हो गए ना, Yes वैलेंस sir. इलेक्ट्रॉन 5, और +1 Okay क्योंकि sir. माइनस है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। Yes sir. सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 4 इलेक्ट्रॉन बच माइनस जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर। और कितने बॉन्ड पेयर? सर 2। हाँ, तो 2 लोन पेयर हो गए 2, और बॉन्ड पेयर 2, तो क्या बनता है लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर का? वी शेप्ड। वी शेप होता है। Yes sir. हाँ, तो ये Yes sir. टेट्राहेड्रल में। वी शेप्ड। ठीक है, और कोई? ऐसे बुक में कई क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, ओके सर। तो उसको यस सर। इसी बेस पे करना है आपको, और इसी बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा फिर कि क्या होगा। ओके सर। अब देखो, यहीं से हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा, यहीं से आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो इसी के बेस पे। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें क्या होगा कि आपको, जैसे सपोज करो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों का प्लस अगर 2 आ गया, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हो जाएगा sp, 2 आएगा तो। अगर 3 हो जाएगा तो 1s एंड 2p, 4 हो जाएगा तो sp3, 5 हो जाएगा तो sp3d, 6 हो जाएगा sp3d2, 7 हो जाएगा sp3d3। तो यहीं से आप इसी वेस्पर थ्योरी से क्या कर सकते हो, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो।
अगर इन दोनों का प्लस करके 2 आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d, 6 हो गया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3। जैसे अभी हमने किया था ये NH2 माइनस का, तो इसमें 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 + 2 4, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना हो गया 4, 4 का मतलब ये sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 नाइट्रोजन का। तो यहां से आप किसी भी चीज का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अगर आपको ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गए तो हाइब्रिडेशन निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये हाइब्रिडेशन निकालने का भी एक तरीका हो गया। इसके बाद आता है एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब मेन क्या रह गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रह गया, MOT हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया 2, और एक हो गया हाइब्रिडेशन, तो अभी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, हो गया। और इसमें एक है बॉन्ड पैरामीटर और पोलैरिटी, डायपोल डायपोल मोमेंटम या डायपोल मोमेंटम, तो ये इस चैप्टर के हेडिंग हो गए। तो अब स्टार्ट कर देता हूँ VBT को पहले, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो मैं जो बता रहा हूं और जो आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा। आज पहले ये लर्निंग ही करो, फिर इसको अप्लाई करना है जो क्वेश्चन इसमें गिवन होंगे जिसके बेस पे। ठीक, और वो ओके सर। क्वेश्चन को फिर पूरा अटेम्प्ट करना है साथ साथ, तो वो क्वेश्चन भी आप साथ साथ करते जाओ। फिर वो जो क्वेश्चन उसमें नहीं आते उसे पूछना, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे तो पढ़ के ज्यादा फायदा नहीं होने का जब तक आपने उसे अप्लाई करना नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं ओके आएंगे, सर। इनडायरेक्ट आएंगे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दो कंसीडरेशन होते हैं। एक होता है ओवरलैपिंग के बेस पे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में क्या है कि वो कहता है कि ओवरलैपिंग करने करके होगा। तो ये कहता है कि जब जो हाफ फील्ड है, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और इसके बाद केमिकल बॉन्ड बनता है। जो केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, ओवरलैप होते हैं। लेकिन हाफ फील्ड की खास बात क्या होनी चाहिए, इसके पास अपोजिट स्पिन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे सपोज ये है, एक का स्पिन कहाँ है क्लॉकवाइज, तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और कंपाउंड बना देंगे। ये ओवरलैपिंग करेंगे और कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तब ये नहीं करेगा, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और एक हाफ फील्ड होने चाहिए, या जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए और दूसरा हाफ फील्ड होना चाहिए, तभी जाके ये ओवरलैपिंग करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, अदरवाइज ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, यस सर। दूसरी चीज जो कहता है कि स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा हमें कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम है, तो स्ट्रेंथ के लिए क्या है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मोर ओवरलैपिंग, उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मोर ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, और अगर लेस ओवरलैपिंग होगी तो वीक बॉन्ड, ओवरलैपिंग कम हुई तो वीक बॉन्ड हो जाएगा, ओवरलैपिंग ज्यादा हुई तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। तो जैसे आपने सिग्मा बॉन्ड बनाते हो तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसमें होती है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, मोर ओवरलैपिंग। और जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि इसमें लेस ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग जितनी कम होगी उतना वीक बॉन्ड, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, सर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनता है
सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, सॉरी एक्सियल ओवरलैपिंग करके। एक्सियल का मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी पहली चीज। दूसरा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ये कैसा होना चाहिए? हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ये ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें जैसे एक ये हो गया, इसे कहते हैं पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग, या फिर एक एस के साथ हो जाएगा एस एस, ये दोनों भी ओवरलैपिंग करेंगे तो ये भी सिग्मा है। या फिर एस और पी एक्स ये दोनों भी ओवरलैपिंग करेंगे तो ये सिग्मा में माना जाएगा, एस और पी एक्स, या एस एस या पी एक्स पी एक्स। एंड टू एंड होती है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? पाई बॉन्ड में क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं इस तरीके से। तो साइड वाइज तो क्या होगा? साइड साइड से ओवरलैपिंग हो रही है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसमें कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसे कहते हैं लेटरल, लेटरल ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज होगी या लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो वहां से क्या होता है? ये बॉन्ड वीक हो जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ये किसके बीच में होता है? पी वाई या पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। जैसे पी वाई ये है वाई एक्सेस में, ये वाई ये है, अब ये यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग का मतलब दोनों को पास आना पड़ेगा। एक ये है, अब ये साइड से जुड़ गया, देखो ये ओवरलैपिंग हो गई साइड के साइड से, तो इसीलिए इसे कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। और ये हो गया पी वाई। और दूसरा आता है पी जेड का मतलब ये जेड एक्सेस ये हो गया, जेड एक्सेस ये हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इसे कहते हैं पी जेड ओवरलैपिंग। ठीक, तो पी जेड और पी वाई में होता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है और उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। किसमें? एक्स एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा में ज्यादा होगी और पाई में कम होती है। यस सर। ठीक है, सर पाई में सिर्फ पी ऑर्बिटल होते हैं? हाँ केवल पी होते हैं उसमें। उसमें एस हो नहीं सकता ना, एस क्योंकि एस के लिए ये है और पी वाई ये है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कैसे होगी ओवरलैपिंग? तो यहाँ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। या ये एस है और पी जेड एस है, तो इन दोनों में भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पी जो पाई होगा वो केवल किस में होता है? पी वाई और पी जेड में बस। जबकि सिग्मा होता है एस एस में, एस पी एक्स में और पी एक्स में। सिग्मा ओवरलैपिंग यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी किसके? इसमें सिग्मा में, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी पाई में। ठीक, यस सर। तो अब इसमें साइड वाइज हो गया, एक्सियल हो गया। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास कि एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पे, एनर्जी के बेस पे एक डायग्राम बनाता है इस तरीके से। ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी। तो कहता है पहले मॉलिक्यूल दूर दूर है, पहले स्टेप में क्या है? दोनों मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स फार अपार्ट है, फार। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तो एनर्जी दूर है अभी। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे आप इसको नियर लाओगे, नियर, तो जैसे ये पास पास आएंगे तो क्या होगा? इसमें फोर्स और अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एनर्जी कम होती है जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ध्यान रखना, जैसे आप पास लाओगे तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। तो
एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो एनर्जी कम होती जाएगी तो आप पास लाते जाओगे। एक टाइम आएगा कि क्या होगा, इसकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, तो वहीं पे इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। मिनिमम एनर्जी का मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या, तो यहाँ पे एटम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक। अगर आपने इससे ज्यादा एनर्जी दी तो फिर क्या होगा, वो तो और पास आ जाएंगे, नियर और क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। जब क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करना स्टार्ट कर देगा। अब अट्रैक्शन नहीं लगेगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन क्यों लगेगा, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन जब पास पास ले आओगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स और रिपल्सन काम करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा और प्लस प्लस भी रिपल्स कर देगा, फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, और जब अनस्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। हाई होगी तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर चला गया यानी इसकी एनर्जी कम ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये अनस्टेबल हो गया। तो एटम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ये एनर्जी जहां पे इसकी मिनिमम होगी वहीं पे ये एटम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हो जाती है, जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है वो इक्वल हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, दोनों बराबर हो जाते हैं, और यहीं पे उसको मिनिमम एनर्जी होती है जिसकी वजह से एटम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन में इसको हम देखते हैं, ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक। तो समझ में आया? सर एक बार ही रिपीट कर दो। क्यों? सर कंफ्यूजन हो रही है इसमें, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी और कहाँ पे कम। ऐसा होता है ना कि जब आपने पहले कोई चीज, दो एटम थे दूर दूर रखे थे, ठीक है, अब दूर दूर से जैसे पास आएंगे तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा स्टार्ट में। जैसे आप इसको पास लाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो एनर्जी कम। अब कहीं पे भी दिखा दो, थोड़ी कि कहीं पे भी दिखाना, वो तो ऐसे ग्राफ आ रहा है, अभी आते जाओ कहीं पे भी दिखा दो। अब जहाँ पे इसकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, देखो जहाँ पे मिनिमम एनर्जी हो गई, बस अब ये कहीं पे भी हो सकता है, तो जहाँ पे मिनिमम आएगी हम बोलेंगे यहाँ पे एटम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो गए लगभग। तो यहाँ पे जो ये इसकी एनर्जी हो गई मिनिमम एनर्जी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे देखो ग्राफ में सबसे नीचे पॉइंट दिख रहा होगा, बस उसी को हम कह देते हैं, ठीक। आया समझ में? यस सर। अब क्या होगा, सर इसको देखो, हाँ बताओ। अप्लाई कहाँ पे करना है सर इसे? ये केवल थ्योरी है बस, इससे अप्लाई नहीं करते, इसका आपको अप्लाई में आगे बताऊंगा कि जैसे इसने कुछ कंपाउंड के बेस पे इसको बताया हुआ है, ठीक है। अभी ओके मैं सर। एक एग्जांपल इसका देता हूँ, फिर वो कहता है कि जैसे आप इस लाइन से इसको आगे ले जाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, लगने लग जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, और ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना क्या है, घूमेगा ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी हाई हो जाएगी, तो ये फिर अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम इसका क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब इसके बेस पे उसने दो चीज को समझाया, जैसे उसने कहा यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्यों पॉसिबल है, H2, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब वो कहता है कि बताओ इसमें कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्लस को खींचेगा, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया, ये प्लस इसको खींचेगा तो 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हो गए, 2 हो गए,
सर 2। और फोर्स और रिपल्सन किस किस के बीच में होगा? सर इन दोनों के बीच में होगा, 2 हो न्यूक्लियस जाएगा। न्यूक्लियस के बीच में। जब आप इसको पास लाओगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और एक Yes, इस sir. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन भी 2, अट्रैक्शन भी 2। लेकिन वो कहता है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसीलिए H2 क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। H2 एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, तो H2 रहेगा। अब एक ऐसे एग्जांपल उसने कहा He2, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। ये भी न्यूक्लियस है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहता है अब इसमें देखो फोर्स और अट्रैक्शन कितने होंगे, तो फोर्स और अट्रैक्शन कितने होंगे? प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस 2, फिर ये भी प्लस माइनस 3 और ये प्लस माइनस 4। तो फोर्स अट्रैक्शन हो गया। और रिपल्सन कितने होंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन 1 रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन 2 रिपल्सन, फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये वाला भी रिपेल करेगा तो 3 रिपल्सन, ये भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो 4 रिपल्सन, और एक न्यूक्लियस भी आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन So करेंगे। 5 रिपल्शन हो 5। जाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अट्रैक्शन हो गए 4 और रिपल्सन हो गए 5। तो जब फोर्स और रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बताया उसने रीजन, कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी कौन सी नहीं करेगी। डज नॉट एग्जिस्ट हीलियम का। ठीक है, तो ये रोल है कि देखो पहले दूर था तो फोर्स और अट्रैक्शन लग रहा था तो एनर्जी कम हो रही थी, अब पास लाए तो रिपल्सन फोर्स भी हो गया। देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन होने लग गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। ओके सर। ठीक, यस सर। ये हो गया आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसमें आपके पास बचता है 2 थ्योरी, एक है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक है आपका क्या नाम है उसका? बॉन्ड पैरामीटर्स, यानी जिसमें बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। सर एक बार इसमें हाइब्रिडेशन के थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी बता देना। हाँ हाँ, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये 4 हैं इसमें। यस सर। तो 1 और 2 इसमें बच गया, एक पोलैरिटी वाला यानी डायपोल मोमेंट का बच गया, तो 3 पॉइंट बच गए, बाकी आपके सारे कंप्लीट हो गए इसमें। तो पहले आप क्या करो ओके सर। कि जितने कंप्लीट हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कि उसमें दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, ओके सर। हाँ, फिर ये और आपका क्या रह गया दूसरा वाला पोर्शन? सर रिडॉक्स वाला। हाँ, तो रिडॉक्स एक दिन में हो जाएगा, तो रिडॉक्स छोटा सा ही चैप्टर। ओके सर। तो कल आपका ये सारा खत्म हो जाएगा, कल रिडॉक्स प्लस ये वाला। ओके सर। ठीक है, तो परसों से फिर रिवीजन स्टार्ट कर दो आप, और जो डाउट है फिर यस। देखो कौन से टॉपिक नहीं आए आपको, फिर उसे दोबारा पूछो। ऐसा नहीं कि एक बार ओके खत्म सर। हो गया तो नहीं पूछना है, फिर दोबारा उससे पूछो जो नहीं आया, फिर उसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, यस तो सर। ये टाइम खत्म ही हो गया, 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है। तो अभी देखो, फिर नहीं तो मुझे बाद में ज्वाइन कर सकते हो, एक और क्लास है ना मेरी, उसके बाद फिर आप पूछ सकते ओके सर। हो। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।